हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। क्रिएटिव मैथ वाला में आप सबका स्वागत है। आज मैंने आपके लिए लेकर के आया है मोशन का थर्ड पार्ट। दो वीडियो ऑलरेडी मोशन का हमने डाउनलोड किया, सॉरी अपलोड किया है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको बताया, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में आपको बताया गया, एक्सीलरेशन के बारे में। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आपको बताएंगे। जो जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे कंफ्यूजन होते हैं, उसी के बारे में हम आपको बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसे आपको वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, एक्सीलरेशन पता हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हम प्राइमरी वेलोसिटी या लास्ट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पे आज हम बात करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी जो भी आप सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको लाइक किया करें, शेयर करा करें, अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं, ताकि इससे उनको फायदा मिलता रहे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये यहां से मूव करके यहां पे आ जाता है। यहां पे हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी u है और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और यहां से यहां तक मूव करने में जो इसने टाइम लिया वो t टाइम लिया। जाहिर सी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से लेकर वहां तक मूव किया है तो उसकी वेलोसिटी में कुछ तो चेंज आया होगा, और हम उस एक्सीलरेशन को a मान लेते हैं। तो हम यहां पे देख रहे हैं पहले u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी v को बोलते हैं, और v जो है आपकी ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। ये क्या है आपका एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है। t है टाइम, मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया था कि t ऑलवेज सेकंड में ही लिया जाता है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मिनट में हो, आवर्स में हो, तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होता है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि जनरली वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर्स में अगर होती है तो वहां पे हम टाइम्स को आवर्स में लेंगे, ये डिपेंड करता है। बट मोस्टली कैलकुलेशन में टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो अगर आपको u दिया हो, v दिया हो, ये दिया हो, तो t, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करेंगे बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन के तीन इक्वेशंस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट हम आपको दिखाते हैं कि तीन इक्वेशंस होते हैं। इक्वेशन है मतलब फर्स्ट कैसे हम निकालेंगे उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से अपना ट्रेवल कर रहा है, t टाइम में उसका एक्सीलरेशन अगर चेंज होकर के v होता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी v होती है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे कि हमें मालूम है कि a इक्वल टू होता है बेटा चेंज ऑफ वेलोसिटी t टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी t टाइम में जो होती है, या टाइम होता है पर यूनिट टाइम में, उसी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो a चेंज ऑफ वेलोसिटी यही होगा, v माइनस u होगा बेटा,
कितना वेलोसिटी चेंज होती है, u से v हुई है तो v में से हम u माइनस करेंगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें मिलेगा। अगर ये टाइम t लग रहा हो, t टाइम में वेलोसिटी u से v हो रही हो तो a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ये फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। v माइनस यू, u को हम इधर लेंगे तो u प्लस 80 प्लस इक्वल टू v होगा, और इसी को हम लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस 80। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, v इक्वल टू u प्लस 80। इसमें अगर आपको u मालूम है, टाइम मालूम है, एक्सीलरेशन मालूम है तो हम v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। v मालूम है, u मालूम है, टाइम मालूम है तो a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यानी किसी तीन अननोन की वैल्यू मालूम हो तो हम लास्ट वाले अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन इंप्लीट होता है कौन से रेक्टेंगुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। लीनियर मोशन में अगर कोई स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रन कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे या टाइम कैसे फाइंड करेंगे, एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट हो गया बेटा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमें इसको प्रूव करना है कि यस ut प्लस हाफ at स्क्वायर कैसे आता है। तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ बेटा। हमें मालूम है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज करो एक प्लेस से यहां से मूव करके अगर वो यस डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस तय कर रहा हो तो टाइम अगर वो t ले रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी u है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो यहां से लेकर के यहां तक ट्रेवल करने में इसकी वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे u है तो यहाँ पे u1 हो सकती है, यहाँ पे u2 हो सकती है, यहाँ पे v1 हो सकती है। यानी बहुत बार वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अगर यस डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर जगह पे चेंज हो सकती है या कुछ कुछ पीरियड में चेंज होकर के फिर कम या ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ दो पोजीशन को देख रहे हैं बेटा कि अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट ए प्लेस से ट्रेवल होकर के बी प्लेस पे पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी में वेरिएशंस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड ए वी एवरेज इक्वल टू होता है, वी एवरेज इक्वल टू होगा u प्लस वी अपॉन 2। आपने मैथ में बहुत पहले पढ़ा होगा, अगर 4 नंबर 5 नंबर, जैसे इस क्लास में 5-6 बच्चे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मार्क, कोई 40 मार्क 5, कोई 45, कोई 30, कोई, तो एवरेज मार्क्स उस क्लास का कितना होता है या एवरेज रिजल्ट उस क्लास का कितना होता है, जितने नंबर्स होते हैं उसको हम ऐड करके उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। कितने नंबर्स हैं, 5 लोग हैं, 5-6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 20 लोग हैं, उससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या होता है, एवरेज मार्क्स पता चलता है। सेम इसी तरह से बेटा यहाँ पे अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो v a इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर एवरेज वेलोसिटी हमें मिल जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू होता है बेटा v एवरेज इनटू t। अगर ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड अचीव करने के लिए या मूव करने के लिए हमें अगर हमारी एवरेज वेलोसिटी va है तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए
जो टाइम लगेगा और टी टाइम लगा है उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम वी एवरेज में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं बेटा, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, वी टी। यहाँ पे यही वी एवरेज वी को हमने मेजर किया, लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी एक नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेरी होती रहती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे वो मूव नहीं करता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी लिया है, तो u प्लस वी अपॉन 2 हम रख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी की जगह पे इनटू टी। अभी अभी थोड़ा टाइम हमने बताया था कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी बताया था कि पहले इक्वेशन से v इक्वल टू u a t, तो v की वैल्यू है यहाँ पे अगर हम u a t लिख देंगे, पुट द वैल्यू आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं तो s इक्वल टू होता है u प्लस a t अपॉन 2 ब्रैकेट में इनटू t। अब आगे चलें, इसको सॉल्व करेंगे। s इक्वल टू u और u 2u हो जाएगा प्लस a t अपॉन 2 इंटू टी। इंटू टी को आप इंटू का साइन दें या ऐसे लिखें, अगर ब्रैकेट के बाहर तो इंटू ही पढ़ा जाता है बेटा। अब इसको हम टी को मल्टीप्लाई कर दें तो 2ut प्लस at का स्क्वायर अपॉन 2 ये होगा। अब इसको हम फैक्टर में तोड़ें तो 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा होगा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते बेटा, आप डिनोमिनेटर बराबर है, तो जब डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर को जब ऐड करेंगे 2ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर सॉरी प्लस 80 स्क्वायर होगा, उसी को मैंने तोड़ करके लिख दिया है। यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो s इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यानी ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मिल गया कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो और टाइम पता हो तो आप डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट t टाइम अगर ट्रेवल करता है, उसका एक्सेलरेशन a है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन का दूसरा फार्मूला है। आई थिंक आप नोट करते होंगे और समझ गए होंगे बेटा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे मेल करेगा या तो कमेंट करेगा, तो मैं आपको उसको और डिस्क्राइब करूंगा। तो ये दूसरा हो गया। इस फार्मूले का इस्तेमाल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए किया जाता है। अब तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सीलरेशन और प्राइमरी इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आप फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इसको फाइंड करने के लिए, इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, चलो यहाँ पे देखते हैं। ये इक्वेशन फाइंड होता है इक्वेशन नंबर 1 से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हम प्रूव कर रहे हैं। प्रूफ क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है v इक्वल टू u प्लस 80, ये है
दोनों का स्क्वायरिंग, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड। जब हम दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर मिलेगा v स्क्वायर मिलेगा, इधर u प्लस एटी का होल स्क्वायर मिलेगा। तो ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम जब तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से बेटा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको बताया गया है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बेटा। तो इस फार्मूले में u प्लस एटी का होल स्क्वायर, मतलब अगर इसको हम a मान लें और एटी को b मान लें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह से लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उस फार्मूले से हम तोड़ेंगे इसको तो v स्क्वायर तो ऐसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस एटी का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर t का स्क्वायर। आप ऐसे लिख दो स्टेप और एटी का स्क्वायर। ये मिटाता हूं बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। डेरिवेशन करने के लिए जगह की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 280 और 80 का स्क्वायर, इसको हम और सिंपलीफाई करेंगे तो v का स्क्वायर इक्वल टू होगा u का स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस a का स्क्वायर और t का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो u का स्क्वायर, यहां से अगर हम यहां से 2u80 है, अगर हम 2a कॉमन ले लें बेटा, देखो 2a यहां पे भी है यहां पे भी है, लेकिन 2 नहीं है, तो अगर हम 2a कॉमन लेते हैं तो यहां पे ut बचेगा प्लस a का स्क्वायर अपॉन हाफ होगा। समझा मैं? ये देखो मैथ में या फिजिक्स में अगर फॉर्मुलेशन आपको करने हैं बेटा तो मैथमेटिकल रूल सेम होने चाहिए, और उसमें आप कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके वैल्यू में अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो अब किसी चीज को फॉर्मुलेशन में करने के लिए, फॉर्मूला में लाने के लिए हमें एक चीज करने पड़ते हैं, बट जो रूल और रेगुलेशंस मैथ के हैं वो चेंज नहीं होते। अगर मैंने 2a यहां से बाहर लिया तो यहां पे ut बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, हाँ 8 निकल गया, 8p स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2a का इसमें तो 2a ut यहां पे हो जाएगा, और 2a का इसमें करेंगे तो 2a स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 नीचे है वहां पे ऊपर 2 आएगा तो 2 कट करके फिर ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सिंपलीफाई करने के लिए हमें ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो बेटा, आपको याद करेंगे ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये क्या है, ये s की वैल्यू नहीं है। अरे भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है ना, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, यही होता है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। आप यहाँ पे इसको लिखें या हाफ 80 ऐसा लिख दें तो बात वही हुई, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो u स्क्वायर प्लस 2a यस, और v स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता था, v स्क्वायर के बराबर ही वैल्यू आ रही थी। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस होती है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ होती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के प्राइमरी स्टेज और लास्ट स्टेज, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस बेटा बहुत होता है। ये तो मैंने लीनियर के लिए बात किया, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लीनियर मोशन में है तो उसको इस फार्मूले से, लेकिन अगर हम सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं
सपोज करो यहां से ऊपर की तरफ फेंका, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जैसे एक बॉल ही मान लिया जाए, कोई एक बॉल है, इसको मैंने यहां से फेंका, यहां पे इसकी वेलोसिटी u थी, मैं जीरो नहीं मानता हूं, मैं थोड़ा सा अर्थ को थोड़ा छोड़ करके उसकी वेलोसिटी मानना है। सपोज करो यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है वो है u है, और ये यहाँ पे जो कुछ है, ये मैं एकदम टॉप पोजीशन नहीं पकड़ा है, जहां पे भाई बॉल गई ऊपर, आप बोलेंगे कि वहां से फिर रिटर्न आती है तो वहां पे उस पोजीशन पे जीरो वेलोसिटी, मैंने वहां पे नहीं, जस्ट उससे थोड़ा सा पहले लिया कि उसकी वेलोसिटी v हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लग रहा था, ये लीनियर एक्सीलरेशन होता था, यहाँ पे क्या होता, ग्रेविटी काम करेगी बिना जी की तरफ, जिसको ग्रेविटी को हम g से डिनोट करते हैं। तो जब आपका इक्वेशन ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस माइनस 2gs। ये माइनस क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका, मूव किया, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये माइनस लगेगा, और अगर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे मैं इसको v मान लूं, u मान लूं कि कोई ऑब्जेक्ट है u वेलोसिटी पे और इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो रही है, जो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू होगा, टक्कर से पहले v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gs। यहाँ पे g को हम, g जो ग्रेविटी है इसको हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना। जी ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू जो है जनरली सी लेवल पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन कहीं कहीं पे भी इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। तो जहां वैल्यू ग्रेविटी की अगर दी है 10 मीटर पर सेकंड, तो हम इसको कैलकुलेट करके अगर नहीं दिया हुआ है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो इन तीनों के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, इस न्यूमेरिकल्स को मैं कल आपको बताऊंगा, बट पहले आप इन तीनों इक्वेशन को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। और ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं वर्क, टाइम एंड एनर्जी के बारे में बताऊंगा, फोर्स के बारे में, या मैं आपको न्यूटन्स लॉ के बारे में बताऊंगा, पहले न्यूटन लॉ के बारे में, फिर हम वर्क, पावर, एनर्जी में जाएंगे। बट नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में हम न्यूमेरिकल कुछ कराएंगे, और न्यूमेरिकल से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस फार्मूले को याद करने से नहीं, फार्मूले का डेरिवेशन जैसे मैंने आपको करके बताया है, ऐसे आप इसको डिराइव करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपको, बिना प्रैक्टिस को कुछ नहीं मिलने वाला बेटा। मैं तो साइंस प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और बिल्कुल आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करने की कोई भी चांस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, मैं इसको खत्म करता हूं। और अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया होगा बेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमें मैसेज करना, मेल करना, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।